सोल लैंड 2 नॉवल के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि यूहाओ ने सन मून एम्पायर के फीनिक्स लीजन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूहाओ की आइस एक्सप्लोजन टेक्निक ने नीचे की जमीन को बर्फ के समंदर में बदल दिया। उधर आइस बेयर किंग अपने शरीर से आइसी ब्लू हेलोज छोड़ता हुआ पूरे जोश में आगे बढ़ा। हवा में फैले सारे आइस एलिमेंट्स फिर से एक ब्लिजर्ड में बदल गए। जूजी ने इस बार अटैक का ऑर्डर नहीं दिया। उसने तुरंत कहा, सब लोग डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाए रखो। लेकिन ये ब्लिजर्ड ज्यादा देर तक नहीं चला। जैसे ही तूफान थमा, टाइटन, स्नो डेविल्स, आइस बेयर किंग और यूहाओ तीनों गायब हो चुके थे। पर ब्लास्ट्स बंद हो चुके थे। माहौल फिर शांत था। तभी हवा के साथ एक भारी आवाज गूंजी, ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है इंसानों। एक्सट्रीम नॉर्थ तुम्हारी जगह नहीं है। अगर अगली बार आए तो रहम नहीं किया जाएगा। आवाज इतनी भारी थी मनो आसमान ही गरज उठा हो। पूरा कैंप उसकी गूंज से हिल गया। कई सोल इंजीनियर्स ने तो उस इंसान को देखा ही नहीं, क्योंकि यूहाओ ने शुरुआत से ही अपनी इमिटेशन एबिलिटी एक्टिव कर रखी थी। आवाज सुनते ही सबके चेहरे पीले पड़ गए। असल में किसी भी एम्पायर को एक्सट्रीम नॉर्थ के सोल बीस्ट्स की पूरी जानकारी नहीं थी, क्योंकि यहाँ के सोल बीस्ट सिर्फ आइस टाइप मास्टर्स के लिए उपयोगी थे। इसलिए बहुत कम लोग यहाँ सोल्डरिंग लेने आते थे। और अब वो 100 मीटर ऊंचे जायंट्स और वो डरावना विशाल भालू सबके दिलों में डर छोड़ गए थे। सन मून एम्पायर की एलीट आर्मी जो हमेशा कॉन्फिडेंट रहती थी, आज पहली बार डर गई थी। हालांकि कैजुअलिटीज कम थी, पर सोल टूल्स का नुकसान बहुत बड़ा था। लगभग सारे एरियल सर्वेलेंस टूल्स नष्ट हो गए। नीचे के सोल फॉर्मेशंस भी मिट्टी में मिल गए। आधे महीने की मेहनत एक पल में खत्म हो गई। हजारों सिपाही ठंड में कांप रहे थे और सबके मन में एक ही सवाल था, क्या हमने सच में एक्सट्रीम नॉर्थ को नाराज कर दिया? जूजी हवा में तैरती हुई सब देख रही थी। बाकी कोई नहीं जानता था, लेकिन वो पहचान चुकी थी। वो यूहाओ था। भले उसने उसे सिर्फ एक झलक देखी थी, पर उसके मार्शल सोल ट्रू बॉडी को वो कभी भूल नहीं सकती थी। वो समझ चुकी थी ये सब उसी का प्लान था। वो अकेला नहीं आया था, वो एक्सट्रीम नॉर्थ के सोल बीस्ट्स भी साथ लाया था। पर सवाल ये था, आखिर वो सोल बीस्ट्स उसकी बात क्यों मान रहे थे? क्यों उन्होंने इंसानों पर सीधा हमला नहीं किया? जूजी के मन में सैकड़ों सवाल थे, पर वक्त नहीं था सोचने का। उसने तुरंत कमांड दिया, सारे घायल सिपाहियों को बचाओ। जिनके टेंट्स नष्ट हुए हैं उन्हें डिफेंसिव जोन में शिफ्ट करो। सोल इंजीनियर लीजन के पास अपने टेंट्स थे, इसलिए जूजी ने आदेश दिया कि सभी सोल इंजीनियर्स अपने टेंट्स घायलों को दे दे। लेकिन जब हालात कुछ संभले और सुबह की रोशनी फैली, जूजी जब नष्ट सोल टूल्स को देखी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। हमने ये लड़ाई हार दी, उसने बुदबुदाया, वो भी बुरी तरह। यूहाओ, तुम बहुत निर्दयी हो, उसने दांत भींचते हुए सोचा। लेकिन फिर धीरे धीरे उसका गुस्सा कम हो गया, क्योंकि उसे समझ आ गया यूहाओ ने चाहा तो सबका सफाया कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने बस डिस्ट्रक्शन किया, किसी को नहीं मारा। अगर वो चाहता तो उनकी पूरी 25,000 की सेना वहीं खत्म हो जाती, पर उसने मर्सी दिखाई। जूजी ने गहरी सांस ली। शायद मैं ही अनजान थी, मैंने इस जगह को कम आंका। वो हार चुकी थी, लेकिन यूहाओ, उसने मन ही मन कहा, एक दिन तुम मेरे हाथ लगोगे तो छोड़ूंगी नहीं। उसके गाल हल्के लाल हो उठे। उधर यूहाओ और टाइटन स्नो डेविल्स अपनी टेम्पररी बेस लौट चुके थे, करीब 50 किलोमीटर दूर। लेकिन ये जीत उतनी आसान नहीं थी जितनी जूजी को लगी। आइस बेयर किंग के सीने पर 10 मीटर चौड़ा जलने का निशान था। वो बुरी तरह जख्मी था। फायर फीनिक्स डोलों की सोरिंग फीनिक्स एबिलिटी बहुत ताकतवर थी, यूहाओ की उम्मीद से कहीं ज्यादा। आइस बेयर किंग ने अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल आइस बेयर मीटियोर का इस्तेमाल किया, फिर भी वो घायल हो गया, क्योंकि उस पर लिंक्ड सोल टूल्स का असर पड़ा था। टाइटन स्नो डेविल किंग ने इंसानी रूप ले लिया और यूहाओ के पास आकर कहा, मैं नहीं मानता था कि इंसान हमारे खिलाफ इतने शक्तिशाली हथियार बना सकते हैं, पर लगता है मैं गलत था। इंसान वाकई बहुत आगे बढ़ चुके हैं। यूहाओ ने सिर हिलाया। हाँ, मेरा प्लान परफेक्ट नहीं था। लिटिल बाई घायल हो गया। कैसे हो अब? लिटिल बाई, आइस बेयर किंग ठंडी जमीन पर लेटते हुए बोला, मैं ठीक हूँ। तुमने पहले ही चेतावनी दी थी, गलती मेरी थी। इंसान वाकई डरावने हैं। अगर हमने उन्हें खत्म करने की कोशिश की होती तो हमें भी भारी कीमत चुकानी पड़ती। यूहाओ मुस्कुराया, इसीलिए मैंने सिर्फ उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया। सौभाग्य से कोई बड़ी कैजुअलिटी नहीं हुई। टाइटन स्नो डेविल किंग ने यूहाओ की तरफ देखा और कहा, तुम स्नो एम्प्रेस और आइस एम्प्रेस के साथी हो, इसका मतलब है कि तुम हमेशा एक्सट्रीम नॉर्थ के दोस्त रहोगे। अगर भविष्य में कभी तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तो बस किसी को यहाँ भेज देना, हम तुम्हारे आदेश का पालन करेंगे। इतना कहकर टाइटन झुका और अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उसकी हथेली में एक आइसी ब्लू स्नोफ्लेक चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह बर्फ से बनी हो। लेकिन जब यूहाओ ने उसे हाथ में लिया, वो हैरान रह गया। वो बर्फीली नहीं, हल्की गर्म थी, फिर भी उसमें अल्टीमेट आइस की भयंकर शक्ति समाई थी।
तायतान बोला, ये है स्नो एम्प्रेस का रिट। स्नो एम्प्रेस ने खुद तुम्हें दिया है। भविष्य में अगर तुम्हें एक्सट्रीम नॉर्थ से मदद चाहिए तो बस ये दिखा देना, हम तुम्हारे आदेश पर चलेंगे। हुओ यूहाओ ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद। उसने स्नो एम्प्रेस की रिट को अपने स्टोरेज सोल टूल में रख लिया। उसे पता था एक्सट्रीम नॉर्थ की ताकत बहुत बड़ी है और ये अलायंस एक दिन बहुत काम आने वाला है। तायतान सीधा खड़ा हुआ, हमारा काम पूरा हुआ, कृपया स्नो एम्प्रेस को मेरा प्रणाम देना। तभी नीली रोशनी चमकी, स्नो एम्प्रेस खुद हुओ यूहाओ के पास प्रकट हुई। तायतान तुरंत झुक गया और आइस बेयर किंग भी सम्मान से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। स्नो एम्प्रेस ने गंभीर स्वर में कहा, तायतान, मैं एक्सट्रीम नॉर्थ तुम्हारे भरोसे छोड़ रही हूँ। ये लो, इससे तुम एक और ब्रेक थ्रू झेल पाओगे। नीली रोशनी की एक किरण उनके हाथ से निकली और तायतान की ओर गई। उसने जैसे ही उसे पकड़ा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वो झुककर घुटनों के बल बैठ गया। धन्यवाद स्नो एम्प्रेस, उसने कहा, आपने मेरी उम्र बढ़ाकर मुझ पर उपकार किया है। उसने 3 बार झुककर प्रणाम किया और अपनी ट्राइब के साथ वहां से चला गया। हुओ यूहाओ जानता था कि स्नो एम्प्रेस ने उसे क्या दिया था। वो समझ रहा था कि वो एक्सट्रीम नॉर्थ के साथ अपने रिश्ते को और गहरा बना रही थी। उधर आइस बेयर किंग हल्की ईर्ष्या से बोला, इतना खुश मत हो, मुझे भी अपना हिस्सा बाद में मिलेगा। स्नो एम्प्रेस मुस्कुराई, यूहाओ के साथ रहो, कुछ दिन आराम करो और अपनी चोटें ठीक करो। जब तुम ठीक हो जाओगे तब हम आगे बढ़ेंगे। इतना कहकर स्नो एम्प्रेस फिर से यूहाओ के शरीर में समा गईं। आइस बेयर किंग भारी शरीर से वापस बर्फ पर लेट गया। वो वहीं आंखें बंद करके आराम से सांस ले रहा था। हुओ यूहाओ ने मुड़कर दूर देखा जहां सन मून एम्पायर का कैंप धुंध में छिपा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। पिछली बार मैं हारा था जूजे, पर इस बार बराबरी कर दी है। उम्मीद है तुम समझ गई होगी। अब इस जगह को छोड़ दो। उसे पता था उसने जो सबक दिया है वो काफ़ी है। सन मून एम्पायर के सारे कैंप और स्ट्रक्चर्स तबाह हो चुके थे। जूजे चाहकर भी जल्द रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएगी। इतने भारी सोल टूल्स और मशीनों को दोबारा लाना असंभव था। यूहाओ ने सोचा था कि कुछ रेयर मेटल्स उठा ले, पर एक्सट्रीम नॉर्थ की ठंड में वो मुमकिन नहीं था। वो जानता था टाइटान स्नो डेविल्स को वो इस काम के लिए नहीं कह सकता, इसलिए उसने छोड़ दिया। अब सन मून एम्पायर यहाँ से हटने को मजबूर था। यूहाओ ने तय किया कि वो इसे एक मौका मानेगा। अकेडमी को सब रिपोर्ट करेगा ताकि दोलिंग और हेवनली सोल एम्पायर को भी तैयारी का मौका मिले। उसने आइस बेयर किंग को वहीं आराम करने को कहा और खुद फिर से कैंप की तरफ निकल पड़ा। बिना किसी सर्वेलेंस सोल टूल के अब उसे छिपने की जरूरत नहीं थी। ऊपर से देखने पर पूरा कैंप तबाह नजर आ रहा था। हर तरफ टूटे सोल टूल्स, बिखरे टेंट्स और सैनिक जो अपनी मशीनों के टुकड़े समेट रहे थे। यूहाओ मुस्कुराया, तो आखिरकार ये जा रहे हैं। लेकिन तभी उसे कैंप के बीचों बीच लाल रोशनी की हल्की झिलमिल दिखाई दी। यूहाओ ने अपनी आई ऑफ डेस्टिनी एक्टिव की और देखा। वो जूजे थी। वो बर्फ में खड़ी थी, उसका चेहरा उदास, पर उसकी नज़रें सीधे यूहाओ की तरफ थीं। यूहाओ का दिल कांप उठा। क्या वो मेरा इंतज़ार कर रही है? वो धीरे से हवा में उठा और उसकी तरफ उड़ गया। जूजे ने दूर से उसे आते देखा। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। तो वो आया, उसे अब भी कुछ एहसास है। यूहाओ ज़मीन पर उतरा, बस 5 मीटर की दूरी पर। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। जूजे ने धीमी आवाज़ में कहा, इस बार तुम जीत गए। यूहाओ ने हल्की सांस छोड़ी। मैं जीतना नहीं चाहता था जूजे, काश हम एक ही तरफ होते। जूजे ने तुरंत कहा, तो मेरे साथ आ जाओ। अगर तुम मेरे साथ हो तो फिर हम दुश्मन नहीं रहेंगे। यूहाओ चुप रहा। कुछ पल बाद बोला, हम दोनों के अपने रास्ते हैं, अपनी सोच है। तुम्हें मनाना मुमकिन नहीं और मैंने कोशिश भी नहीं की। जूजे की आंखें ठंडी हो गई। और अगर मैंने यहाँ ट्रैप बिछाया हो तो क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हें पकड़ लूँ? तुम्हारा दिल बहुत नर्म है यूहाओ। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो पिछली रात सबको खत्म कर देती, पर तुमने नहीं किया और फिर भी मेरे पास आ गए। यूहाओ मुस्कुराया, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी दुश्मन माना ही नहीं। ये सुनकर जूजे का चेहरा पल भर में बदल गया। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस उसे देखती रही। वो एक छोटी सी लाइन लेकिन उसके दिल में सीधे उतर गई। धीरे से मुस्कुराकर उसने कहा, तुम वाकई वही आदमी हो जिसे मैंने चुना था, थोड़े मूर्ख पर प्यारे। फिर उसकी आंखें नम हो गई। लेकिन हम बस विरोधी हैं यूहाओ। तुम जीत गए, पर अगली बार जरूरी नहीं कि मैं हारूं। उम्मीद है हमारी अगली मुलाकात बहुत देर से हो, क्योंकि मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ना नहीं चाहती। तुम जा सकते हो। यूहाओ ने बस धीरे से पूछा, क्या ये सच में नहीं बदल सकता यूजे? जूजे ने सिर हिलाया, नहीं। यूहाओ ने कुछ नहीं कहा। जूजी आसमान की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। धीरे से बोली, शायद अगली बार जब हम मिले मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगी, लेकिन वो मैं अभी नहीं दे सकती। यूहाओ थोड़ा चौंका। क्या मतलब? गाइज, आप सबको पता ही होगा कौन से तोहफे की बात हो रही है। यूहाओ को समझ नहीं आया कि जूजी कहना क्या चाह रही थी। जूजी ने गुस्से में कहा, तुम अभी तक गए क्यों नहीं? यूहाओ ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। फेयरवेल जूजी, अगर हम फिर मिले तो उम्मीद है हमें दुश्मन बनकर नहीं मिलना पड़े। मैं जा रहा हूँ जूजी, अपना ख्याल रखना।
इतना कहकर युहाओ ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा और आसमान में उड़ गया। जूजी वहीं खड़ी रही, उसकी नजरें दूर तक युहाओ के पीछे जाती रहीं। फिर अचानक उसने जोर से पैर पटका। आह! उसकी चीख में गुस्सा, दर्द और बेबसी सब था। वो खुद से बड़बड़ाई, जूजी, तुम कहती हो उसका दिल बहुत नरम है, पर तुम्हारा दिल भी तो वैसा ही है ना? तुम उसे क्यों नहीं मार पाई? तुम जानती हो वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। उसी वक्त उसके चारों ओर लाल रोशनी के गोले बनने लगे। 4 विशाल सोल टूल जमीन से उठे और एक लाल परछाई उसके पास आ खड़ी हुई। वो थी फायर फीनिक्स डोलुओ लुआनफिंग। उसने पूछा, कमांडर, आपने अटैक का ऑर्डर क्यों नहीं दिया? जूजी ने उसकी तरफ देखा और अचानक उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो सीधा लुआनफिंग के सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। लुआनफिंग तो पहले तो हैरान रह गई, फिर उसने एक हल्की सांस ली और उसे गले लगाकर बोली, हाय जूजी। दूर आसमान में युहाओ ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर मजबूर सी मुस्कान आई। जूजी, काश तुमने हमला कर दिया होता, शायद तब मैं भी अपना दिल सख्त कर पाता, लेकिन तुम्हारे इसी सॉफ्टनेस की वजह से अब मैं कभी तुम्हारे खिलाफ दिल से लड़ नहीं पाऊंगा। असल में युहाओ ने ये सब बहुत सोच समझ कर किया था। वो जानता था जूजी एम्बुश तैयार कर सकती है, इसलिए उसने अपना असली शरीर नहीं, सिर्फ स्पिरिचुअल फॉर्म वहां भेजा था। अगर जूजी वाकई हमला करती तो वो अपने स्पिरिचुअल पावर से बच निकलता, लेकिन जूजी ने कुछ नहीं किया और इसी चुप्पी में दोनों का दिल टूट गया। युहाओ खुद से नाराज था, इतना सॉफ्ट दिल क्यों है मेरा, और जूजी खुद से, मैं उसे क्यों नहीं रोक पाई। थोड़े समय बाद जूजी ने अपनी सेना को लेकर एक्सट्रीम नॉर्थ से वापसी की और वहां फिर सन्नाटा छा गया। सिर्फ बर्फ, ठंडी हवाएं और एक्सकवेशन के निशान बाकी रह गई। युहाओ वापस आइसबियर किंग के पास पहुंचा, जो अब अपने घाव ठीक कर रहा था। युहाओ वहीं उसके पास बैठ गया, ध्यान लगाने लगा। 3 दिन बीत गए, आइसबियर किंग पूरी तरह ठीक हो गया। अब दोनों ने अपनी अगली मंजिल तय की, ड्रैगन सिटी। वहां युहाओ को नानक्यूक्यू से मिलना था। ड्रैगन सिटी अभी भी सुरक्षित था। सन मून एम्पायर का ज्यादा असर वहां नहीं पहुंचा था, लेकिन सोल टूल्स और टेक्नोलॉजी धीरे धीरे लोगों की जिंदगी में घुसती जा रही थी। युहाओ और आइसबियर किंग एक कपड़ों के दुकान पर पहुंचे, जहां नानक्यूक्यू उनका इंतजार कर रही थी। वो गुस्से में बोली, अच्छा हुआ तुम्हें याद आया लौटना, इतने दिन हो गए और एक मैसेज तक नहीं भेजा। युहाओ ने धीरे से कहा, श्श, थोड़ा धीरे बोलो, एक्सट्रीम नॉर्थ में था मैं, वहां मैसेज कैसे भेजता? और हाँ, कोई और भी है यहाँ। क्योंकि उन्हें देखा एक गोलमटोल आदमी युहाओ के पीछे खड़ा था, सिर से पैर तक गोल और चेहरे पर मासूम मुस्कान। वो बोली, ये कौन है? वो बोलू तुरंत आगे आया, आप दादी माँ है ना? नमस्ते दादी माँ, मैं लिटिल बाई हूँ। क्या दादी माँ? क्योंकि आंखें फैल गई। युहाओ ने माथा पकड़ लिया और सिर पर हल्का सा हाथ मारा। ये क्या बकवास है, ये तुम्हारी दादी नहीं है। लिटिल बाई बोला, पर दादाजी ये तो बहुत सुंदर है, तो मैंने सोचा ये मेरी दादी होंगी। क्योंकि उन्हें गुस्से में युहाओ की तरफ देखा। आधा महीना गायब रहे और लौटे तो अपने साथ इतना मोटा पोता लेकर आए। युहाओ हंस पड़ा, नहीं नहीं, वो असल में मेरा दूर का रिश्तेदार है, मैं बस उसका सीनियर हूँ। क्योंकि उन्हें शक भरी नजरों से लिटिल बाई को देखा। ये मोटू कुछ ज्यादा ही अलग लग रहा है। युहाओ ने आवाज धीमी की, क्यों इस बार बहुत बड़ी बात हुई है। सन मून एम्पायर की आर्मी रेयर मेटल्स निकालने आई थी एक्सट्रीम नॉर्थ में। अब वो पीछे हट गए हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा नहीं आएंगे। हमें ये खबर तुरंत एकेडमी तक पहुंचानी होगी। क्योंकि ने पूछा, तो हमारे एल्डेस्ट चीने ब्रदर का मिशन? युहाओ ने कहा, वो भी करना है, लेकिन इसके लिए हमें अलग होना पड़ेगा। मैं एक लेटर लिखता हूँ, तुम ये लेटर लेकर एल्डेस्ट ब्रदर को देना, वो एल्डेस्ट वर्ल्ड तक पहुंचा देगा। क्योंकि उन्हें आंखें सिकोड़कर कहा, तुम्हें बस मुझसे छुटकारा चाहिए ना? युहाओ मुस्कुराया, अरे नहीं, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाया हूँ, एक पीस डिवाइन आइस क्रिस्टल का। इसे टीचर्स 1 को देना, शायद इससे पावरफुल सोल टूल्स बनाए जा सके, और जब बनेगा तुम्हें भी एक मिलेगा। क्योंकि थोड़ा शांत हुई, ठीक है, लेकिन याद रखना तुम मुझ पर एक फेवर बकाया रखोगे। युहाओ ने हंसकर कहा, ठीक है, जो तुम कहो। फिर युहाओ ने लेटर और क्रिस्टम उसे दिया और खुद आइसबर्ग किंग के साथ निकल पड़ा सेटिंग सन फॉरेस्ट की तरफ। वो सोच रहा था, हेवन डू सिटी कभी तंग सेक्ट की पहचान हुआ करती थी, अब वो सन मून एम्पायर के हाथों में है, लेकिन एक दिन मैं उसे वापस लूंगा। अब उसका अगला लक्ष्य था सेटिंग सन फॉरेस्ट में अपने साथियों से मिलना। युहाओ ने देखा कि हेवन डो सिटी के पास इतने सारे सोल्जर्स तैनात थे। वो समझ गया यहाँ पावरफुल सोल मास्टर्स जरूर हैं और होली कोस्ट चर्च के लोग भी शायद पहुंच चुके हैं। पर उसने सोचा, कोई बात नहीं, पहले सेटिंग सन फॉरेस्ट से लौटता हूँ, फिर डिटेल चेक कर लूंगा। युहाओ ने तुरंत दिशा बदली और सेटिंग सन फॉरेस्ट की ओर उड़ चला। थोड़ी ही देर में सेटिंग सन फॉरेस्ट दिखने लगा। दूर से ही घना रहस्यमयी जंगल नजर आ रहा था। युहाओ ने आइसबेयर किंग से कहा, लिटिल बाय, जरा सावधान रहना, इस जंगल में बहुत जहरीला मियाज़मा है। आइसबेयर किंग हंस पड़ा,
ग्रैंडफादर चिंता मत करो, जहर तो वो चीज़ है जिससे हमें सबसे कम डर लगता है। एक्सट्रीम नॉर्थ के सोल बीस्ट का शरीर ही जहर न्यूट्रलाइज कर देता है। बस आइस एम्प्रेस जैसे स्पेशल पॉइजन ही हमें रोक सकते हैं, बाकी सब चिल है। यूहाओ मुस्कुराया। सही कहा, मेरा अल्टीमेट आइस भी पॉइजन से इम्यून है और आइस बेयर किंग तो मुझसे कहीं ताकतवर है। स्नो एम्प्रेस ने सच में मेरे लिए परफेक्ट हेल्पर चुना है। दोनों जंगल में दाखिल हुए। यूहाओ उसी पुराने रास्ते से गुजरा। पहली बार जब यहाँ आया था तब वो बहुत कमज़ोर था, लेकिन अब वो पावरफुल सोल सेज बन चुका था। इन दिनों यूहाओ ने रोज़ मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस अब्जॉर्ब किया था, जिससे उसकी सोल पावर इतनी तेज़ी से बढ़ी कि खुद वो भी हैरान रह गया। जब वो श्रेक सिटी से निकला था तब रैंक 74 था और अब सिर्फ 1 महीने में ही ब्रेक थ्रू के कगार पर। ये ग्रोथ अनबिलीवेबल थी, लेकिन क्रेडिट जाता है मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस को और स्नो एम्प्रेस की गाइडेंस को। उसका सोल कोर भी अब स्टेबलाइज हो चुका था, जो बिना कल्टीवेशन किए भी उसकी पावर बढ़ा रहा था। धीरे धीरे आइस फायर यिनयांग वेल नजर आने लगा। यूहाओ ने स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेट आइस रिलीज किया, जिससे जहरीला मियाज़मा दूर हुआ और फिर लिटिल बाई के साथ वैली में उतर गया। एक इंसान और एक विशाल भालू दोनों साथ नीचे आए, पर जैसे ही नीचे पहुंचे यूहाओ का चेहरा बदल गया। वो जगह जो पहले किसी स्वर्ग जैसी थी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। आइस फायर यिनयांग वेल की घाटी अब गड़बड़ दिख रही थी। जहाँ पहले रेयर हर्ब्स और पौधे थे, अब मिट्टी उखड़ी हुई और जगह जगह सूनी थी। बस इनर सर्कल के इमॉर्टल हर्ब्स वैसे के वैसे थे। यूहाओ चौकन्ना हुआ। क्या किसी ने यहाँ घुसपैठ की है? वो आगे बढ़ा ही था कि अचानक एक धीमी रुआसी आवाज़ आई। तुम आ गए यूहाओ? यूहाओ रुक गया। आइस बेयर किंग तुरंत अलर्ट हुआ। सामने एक बड़ी गुलाबी फूल की आकृति हिल रही थी, हर मोशन में उदासी थी। यूहाओ बोला, यूयू कैसी हो तुम? वो गुलाबी फूल थी डेलिकेट सिल्क इमॉर्टल। यूयू गुस्से में बोली, कैसी हूँ मैं? बहुत बुरी हालत में। जब से तुमने वो 2 दुष्टों को यहाँ छोड़ा है, जीना मुश्किल हो गया है। यूहाओ हैरान, क्या बिग माओ और सेकंड माओ ने कुछ किया क्या? यूयू चिल्लाई, कुछ किया क्या? सब बर्बाद कर दिया। अगर हमारी थोड़ी ताकत बाकी ना होती तो अब तक हमारे पेट में होते। वो भालू नहीं, 2 भूखे सुअर हैं। देखो बाहर का इलाका जहाँ पहले हजारों साल पुराने हर्ब्स थे, वो सब खा गए और अब हमें खाने का सोच चुके हैं। सिर्फ तुम्हारे डर से मारे नहीं उन्हें। यूहाओ ने पछताते हुए कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, अंदाज़ा नहीं था इतना नुकसान करेंगे। चिंता मत करो, आज ही उन्हें लेकर चला जाऊँगा। यूयू ने राहत की सांस ली। आसपास के सारे हर्ब से हल्की एनर्जी फैली, जैसे सबने चैन की सांस ली हो। तभी आइस बेयर किंग बोला, ओह ये जगह तो मज़ेदार है, वो पानी तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। यूहाओ और यूयू की बातों को इग्नोर करके वो सीधा एक्सट्रीम चिल आइस स्प्रिंग की तरफ बढ़ गया। यूहाओ समझ ही नहीं पाया और तभी छपाक लिटिल बाई कूदकर सीधे ठंडे झरने में जा गिरा। यूयू दंग रह गई। क्या तुम्हारा दोस्त खुदकुशी कर रहा है यूहाओ? यूहाओ ने सर पकड़ा। डोंट वरी, उसे कुछ नहीं होगा। यूहाओ बोला, यूयू बताओ वो दोनों भालू कहाँ हैं? मैं उन्हें अभी ले जाता हूँ। यूयू ने पंखुड़ी घुमाई। वो उधर है। या तो खाते हैं या फिर खाकर सो जाते हैं। हर दिन खाते हैं, हर दिन अब्जॉर्ब करते हैं। कृपया जाकर उन्हें ले जाओ, अब और बर्दाश्त नहीं होता। यूहाओ ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं ले जाता हूँ, गलती मेरी है। ये जगह टैंग सेक्ट के एंसेस्टर टैंग सान की है, इसे मैं ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। यूहाओ उस दिशा में बढ़ा। रास्ते में सारे पौधे खुद हटते गए, जैसे चाहते हों कि वो जल्दी पहुँचे। थोड़ी ही देर में यूहाओ ने देखा, दोनों डार्क गोल्डन टेरेक्लॉ बेयर्स जमीन पर आराम से पड़े थे। बिग माओ के मुंह पर अब भी हर्ब्स के टुकड़े चिपके थे। पूरी वैली के अपराधी जैसे लग रहे थे, पर दोनों बेफिक्र सोए थे। यूहाओ की आंखें चौड़ी रह गईं। ये दोनों इतने बड़े कैसे हो गए? जब वो टैंक सेट से निकले थे तब मुश्किल से 3 मीटर ऊंचे थे और अब 7 मीटर से भी ज्यादा। सिर्फ 1 साल से कम में दोनों 1000 साल के डार्क गोल्डन टेरेक्लॉ बेयर्स जितने ताकतवर हो गए थे। और याद रहे, इनकी ताकत कभी सालों से नहीं मापी जाती। एक 1000 ईयर टेरेक्लॉ बेयर भी 10,000 ईयर सोल बीस्ट को डरा देता है। यूहाओ ने कहा, नुकसान तो किया है पर ग्रोथ भी कमाल की हुई है। असल में जब बेबी ने इन्हें यहाँ भेजा था तो यूयू और बाकी हर्ब्स ने यूहाओ के सम्मान में रहने दिया। उन्हें लगा इतनी बड़ी वैली है, सदियों तक खाएंगे फिर भी खत्म नहीं होगा। पर कौन जानता था कि डार्क गोल्डन टेरेक्लॉ बेयर्स की भूख का कोई माप नहीं। उनका डाइजेशन किसी भी क्रीचर से सैकड़ों गुना तेज। यहाँ आकर उन्होंने बस खाना और सोना बना लिया। काम हर रोज रेयर हर्ब्स खाते, अब्जॉर्ब करते, फिर सोते। अगर कोई इंसान इतना खा लेता न्यूट्रिएंट से फट पड़ता, पर ये विशाल भालू हर एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते थे। यूहाओ ने गहरी सांस ली। अब बस इन्हें वापस ले जाना होगा। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।